नमस्कार फ्रेंड्स। 1 फरवरी 2021 में जो भारत सरकार का बजट आया है, उस बजट में बैंकों का प्राइवेटाइजेशन को लेकर क्या क्या चर्चा हो रही है, किस किस बैंकों का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, और अगर ये जो हो रहा है उस बैंकों में आपका अकाउंट है तो आप ये वीडियो पूरा देख लेना, क्योंकि हो सकता है कि आपको कई सारी इन्फॉर्मेशन मिले आपके बैंक आपके अकाउंट के रिलेटेड। तो जो निजीकरण हो रहा है, जो प्राइवेट सेक्टर में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अकाउंट में बदला होगा, कहीं ना कहीं आपकी जो जमा पूंजी उस पर भी कोई टैक्स या कुछ बढ़ोतरी हो रही है। तो वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले। तो हम इस वीडियो में जो आपको बताने वाला हूँ मेजर 8 फैक्ट है, तो मैं आपको बता देता हूँ किस किस फैक्ट पर हम बात करने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि 2021 में जो बजट आया है, उस बजट में बैंकों का निजीकरण को लेकर क्यों चर्चा हो रही है। दूसरा पॉइंट कि वो कौन सी 4 बैंक है जिसकी निजीकरण हो रही है, यानी कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। तीसरा पॉइंट होगा हमारा कि जो प्राइवेटाइजेशन हो रही है बैंकों की, वो किस लिए हो रही है। चौथा पॉइंट होगा कि हमारा जो बैंक की प्राइवेटाइजेशन हो रही है उनकी एनपीए कितनी, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कितनी है। नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा कि इस बैंकों में जो पिछले 3 या 4 क्वार्टर से ये बैंकों की प्रॉफिट क्यों बढ़ रहा है और शेयर बाजार में क्यों ये बढ़ोतरी आ रही, शेयर बाजार क्यों ऊपर जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा कि ये से हमारे कस्टमर का क्या होगा, कस्टमर को क्या फ़ायदे, क्या बेनिफिट, क्या नुकसान होने वाला है, वो जानेंगे। और लास्ट में जो वहाँ पर सैलरी के बेस पर जो काम करते हैं हमारे कर्मचारी, उन कर्मचारी को क्या होगा, उनको रखेंगे या निकालेंगे, उनके साथ क्या होगा, पार्ट टाइम होगी, फुल टाइम होगी, क्या प्राइवेट सेक्टर में अलग से कर्मचारी होंगे, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो बने रहे हमारे साथ। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ देवड़ा प्रकाश और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल जी प्रकाश। अगर हम सरकारी बैंकों की प्राइवेटाइजेशन की बात करें तो उस प्राइवेटाइजेशन को लेकर क्या उसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो हम देख लेते हैं कि प्रॉफिट की बात करें तो सरकारी बैंकों के मुकाबले प्राइवेट बैंकों में प्रॉफिट ज़्यादा रहता है, और वहाँ प्राइवेटाइजेशन से उनको प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। दूसरी तरफ हम लॉस की बात करें तो सरकारी बैंकें हैं जो हमारी जो ग्रामीण विस्तारों में भी बैंक बनाती है, एटीएम खोलती है, वहाँ पर क्या उनको जो कस्टमर चाहिए उतने नहीं मिलते, वहाँ पर वो नुकसान खाती है। लेकिन हर जगह पर अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। उसके मुकाबले जो प्राइवेट सेक्टर में जाएगा तो प्राइवेट सेक्टर वहाँ पर इतनी बैंकें नहीं लगाती और इनको वहाँ पर नुकसान होने की कोई संभावना नहीं। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि बजट में जो 2021 में जो बजट आया उसमें सरकारी बैंकों को प्राइवेटाइजेशन करने में क्या क्या ऐलान हुए थे। तो उसमें बताया गया था कि मिनिमम 2 बैंकों का खानगीकरण होने वाला है, लेकिन अभी तक कोई शॉर्टलिस्ट तैयार नहीं हुई है। ये अगाऊ भी 2019 में भी जो LIC हमारे सेक्टर की बहुत बड़ी कंपनी, उनकी हिस्सेदारी सरकार ने बेचकर IDBI बैंक का भी खानगीकरण किया था। 4 साल में 14 बैंकों का अभी तक खानगीकरण यानी कि निजीकरण हो चुका है। अब बात करते हैं कि जब 2014 में मोदी फर्स्ट टाइम सत्ता में आए थे, पावर में आए थे, तब बैंकों की हालत क्या थी और कितनी अपनी गवर्नमेंट सेक्टर में आती थी और वो कितनी प्राइवेट हुई है। तो जब 2014 में मोदी सरकार सत्ता में आई थी तब हमारी पब्लिक सेक्टर की जो बैंकों की बात करें तो वो 27 थी, लेकिन अभी तक 12 बैंकों का प्राइवेटाइजेशन हो चुका है। अगर ये 2 बैंकों का और हो जाए तो मिला के 14 बैंकें हो जाएगी। लेकिन जो बात आ रही है कि अगर 4 बैंकों का हो जाता है तो ये हमारी 27 में से कुछ अनगिनत बैंकें हमारी पब्लिक सेक्टर में रह जाएगी, बाकी सारी बैंकें प्राइवेटाइजेशन में हो जाएगी, यानी कि प्राइवेट के हाथ में चली जाएगी। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि 4 बैंकों के नाम आखिर प्राइवेटाइजेशन में क्यों आ रहे। तो जो गवर्नमेंट शॉर्टलिस्ट कर रही है जो 4 बैंकों का प्राइवेटाइजेशन को लेकर, वो 4 बैंकों है बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। यानी कि ये 4 बैंकों का नाम निजीकरण में आ रहा है, और सूत्रों के अनुसार 2021-22 में इन 4 में से 2 बैंकों का निजीकरण होना तय है, यानी कि 2 बैंकों का निजीकरण होने वाला है। लेकिन किस 2 बैंकों का होने वाला है वो अभी तक सामने नहीं आया है, वो अभी तक शॉर्टलिस्ट नहीं हुई है। अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट सरकारी बैंकों की प्राइवेटाइजेशन क्यों करना चाहती है। तो मात्र बैंकों की बात नहीं है, तो हम आपको बता दें कि BPCL, एयर इंडिया, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कनेक्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, IDBI, BEML, पवन हंस, नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड, ऐसे अन्य उपकरणों के भी सरकार PSU करने की तैयारी में है। सरकारी क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनी यानी कि LIC का भी अब
टूंक समय में आईपीओ लॉन्च होने वाला है। जिस बैंक का आईपीओ लॉन्च होता है वो बैंक प्राइवेट सेक्टर में होती है। निष्णातों का कहना है कि जो प्राइवेटाइजेशन हो रही है जो बैंक की, उस बैंक की सबसे बड़ी दिक्कत है, यानी कि सबसे बड़ा कारण है उनकी एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। उनकी बैड लोन बढ़ चुकी है और ये सब बैंकों का कैटेगराइज कर उनकी बैड लोन को यानी कि एनपीए को स्टेबल करने के लिए ये प्राइवेटाइजेशन जरूरी है। और ये सारी बैंकें अभी फिलहाल करंट में फाइनेंशियल क्राइसिस का भी सामना कर रही है। अब चार्ट से समझते हैं कि जिस बैंकों का प्राइवेटाइजेशन करने की तैयारी हो रही है वो चारे बैंकों की अभी की स्थिति क्या है। हम बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो 51,538 जो मैं आंकड़े बोल रहा हूँ वो करोड़ों में है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो 32,589। जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र की बात करें तो 12,152 और इंडियन ओवरसीज़ की बैंक करें तो 18,684। इतनी सारी बढ़ चुकी है बैंकों की एनपीए, यानी कि ये फिनेंशियल क्राइसिस का सामना कर रही है। कहीं ना कहीं अगर इस सरकारी सेक्टर में रही तो ये बैंकों का बंद होना भी तय है, क्योंकि इतनी बढ़ती हुई एनपीए को लेकर बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है। हमें नहीं पता चलता कि बैंकों की पोजीशन क्या है। हम वहाँ पर जाते जमा करते लोन लेते, वो सभी प्रॉब्लम हमें नहीं पता होती, लेकिन हम डीप में जाए तो पता चलता है कि बैंक को कितनी बैड लोन दे चुकी है, यानी कि जो बैंकों ने लोन दी है वो लोग नहीं भरने के कारण ये बैंक इतनी उनकी एनपीए बढ़ चुकी है। और हमने चार्ट में देखा भी कि बैंक ऑफ इंडिया की 51,000 करोड़ से भी ज़्यादा की एनपीए बढ़ चुकी है। तो अब बात करते हैं कि चारे बैंकें पिछले 3-4 क्वार्टर से इतनी प्रॉफिट में क्यों है और क्यों इनके शेयर में इतना उछाल आया है, क्यों इतनी शेयर की उनकी बढ़ोतरी हुई है। तो हम एक बार चार्ट से वो देख लेते हैं। तो आप चार्ट में देख सकते हैं कि बैंक ऑफ इंडिया में जो अभी तक की अप्रैल जून में जो 2020 की जो आपके आंकड़े बता रहे और अक्टूबर दिसंबर 2020 के आंकड़े बता रहे, जुलाई सितंबर के 2020 के आंकड़े बता रहे, यानी कि 3 क्वार्टर के हमारे आंकड़े बता रहे। तो आप देख सकते हैं कि कितनी वो प्रॉफिट में जा चुकी बैंक ऑफ इंडिया। आप कहोगे कि अभी तो सर आपने बताया कि ये प्रॉफिट नहीं, यानी कि एनपीए उनकी बढ़ चुकी है, तो अचानक आप दूसरे पॉइंट में बता रहे हैं कि उनकी प्रॉफिट बढ़ चुका है पिछले 3-4 क्वार्टर में, और साथ में उनकी जो शेयर बाज़ार का जो प्राइस है शेयर बाज़ार में भी उनका उछाल आया है। तो हम आपको वो भी बता देते हैं। और कॉरपोरेट लेखक प्रकाश बियाणी का भी कहना है कि उनकी कई सालों से उनकी एनपीए भी बढ़ रही थी और उनकी एनपीए बढ़ने के कारण वो सारी बैंकें लॉस में जा रही थी और पिछले कई समय से उनकी एनपीए में कटाड़ा हो रहा है। क्यों उनकी एनपीए घट रही है? तो कहीं ना कहीं उनकी एक पॉइंट जवाबदार है कि जो बैंक अब निजीकरण हो रहा है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उनके शेयर बाज़ार में भी उछाल आया है, उनके शेयर बाज़ार में भी भाव में बढ़ोतरी हुई है। क्योंकि सबको पता है कि प्राइवेट सेक्टर में जो फैसिलिटी होती है, जो बैंक ग्रो करती है, वो सरकारी सेक्टर में नहीं करती। तो सरकारी सेक्टर में से प्राइवेट सेक्टर में जाने की वजह से लोगों में खुशी का माहौल है। जो शेयर धारक होते उन्होंने इस बैंक को लेकर नई उम्मीद जगी है और साथ में शेयर बाज़ार में वो भी ये बढ़ोतरी हुई है। तो अब बात कर लेते हैं कि इस बदलाव से प्राइवेट सेक्टर में जाने से हमारे कस्टमर पर क्या असर पड़ने वाला है। तो कस्टमर की हम बात कर लेते हैं। अकाउंट होल्डर है, उनकी जो डिपॉजिट है, उनकी फिक्स डिपॉजिट, जो उनके लेन देन के जो कामकाज है, उनकी जो बैलेंस है, उन पर कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। प्लस एक पॉइंट प्लस होने वाला है कि जो सरकारी सेक्टर में उनको जो डिपॉजिट के लेकर, उनके ट्रांजैक्शन को लेकर, उनके अपडेट को लेकर जो इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी, वो यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में बेहतर होने वाली है। और वो प्राइवेट सेक्टर में हम सभी को पता है कि प्राइवेट सेक्टर सरकारी सेक्टर से बहुत बढ़िया होता है। लेकिन माइनस पॉइंट यहाँ पर एक देखा जा रहा है कि अगर यहाँ पर सरकारी बैंकों के मुकाबले यहाँ पर कोई चार्ज बढ़ सकता है। क्योंकि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सरकारी बैंकों में हम 1,000-2,000 रुपये तक मेंटेन कर भी अपना अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में वो अमाउंट 10,000 ऊपर निकल चुकी है। तो कहीं ना कहीं आपको अब अकाउंट मेंटेन के लिए भी चार्ज यहाँ पर ज़्यादा देना पड़ सकता है, यानी कि सरकारी सेक्टर से ज़्यादा। अब बात करते हैं हमारे आखिरी पॉइंट कि कर्मचारी का क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि सत्ता में जो भी आती है पार्टी, राजकीय पक्ष आता है, वो बैंकों के निजीकरण में इतना इंटरेस्ट नहीं रखती। क्योंकि अगर वो बैंकों के निजीकरण करने में लग जाए तो यानी कि कोई भी पब्लिक सेक्टर अगर प्राइवेट सेक्टर में चला जाए तो कहीं ना कहीं वहाँ पर रहने वाले, वहाँ पर काम करने वाले कर्मचारी की सैलरी पर, उनकी जॉब पर वो असर पड़ती है। और वहाँ पर सरकार को ऑलरेडी आगे तो कोई जॉब है नहीं, तो जो जॉब छोड़ देंगे उनको कहाँ से जॉब लाएंगे। तो आपको देख सकते हैं कि अभी जो कैंपेन चल रहा है मोदी रोजगार दो,
तो इसी वजह से ये चल रहा है। तो ये जो राजकीय पक्ष में जो भी सरकार आती है वो इस तरह से डिसीजन नहीं लेती, लेकिन जो ये सरकार है वो सरकार बोल रही है कि अगर कहीं ना कहीं बैंकों का प्राइवेटाइजेशन होगा, पब्लिक की सेक्टर जो अगर प्राइवेट सेक्टर में जाएगा तो भी कर्मचारी यही रहेंगे, कर्मचारी का कोई बदलाव नहीं होगा। तो हम बता देते हैं कि चार बैंकों में कितने कर्मचारी अभी फ़िलहाल काम कर रहे हैं। तो बैंक ऑफ इंडिया में 50,000 से भी ज़्यादा कर्मचारी है, सेंट्रल बैंक में 33,000 से भी ज़्यादा है, इंडियन ओवरसीज़ बैंक में 26,000 से भी ज़्यादा है और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 13,000 से भी ज़्यादा है। यानी कि कुल मिलाकर 1 लाख से भी ज़्यादा कर्मचारी अभी जो बैंकों 4 बैंकों की स्थिति है उनमें काम कर रहे हैं। तो कर्मचारी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यह था सारा बैंक का ओवरव्यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ साझा कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन कि उनको भी बेहतर इन्फॉर्मेशन मिल सके। अगर मेरा काम पसंद आ रहा है तो आप मुझे सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट कर सकते हो। धन्यवाद।